Good morning, everyone. As you know that this is the lecture of science of class 8th. Now today we are going to start chapter number 8, cell structure and functions. Now listen beta, what are cells? A cell is the smallest unit of the life in our body. Okay? सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हैं. ठीक है, दैट मीन्स हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है. ओके, सो द सेल, अंडरलाइन दिस डेफिनेशन, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. द वर्ड सेल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूला विच मीन्स अ स्मॉल रूम. ओके, देखिए, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ of our body. Okay, the word cell comes from Latin word cellula. ठीक है, which means small room. ठीक है, सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए सेल्यूला वर्ड जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम, इसी नाम पर सेल जो नेम है वो बनाया गया. ओके, a cell is the structural and functional unit of all living organism and is sometimes called the बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. अब देखिए, सेल्स जो है सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की, और हमारी बॉडी की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं सेल्स. जैसे कि कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ते हुए बनाई जाती है, उसी तरीके से सेल्स को जोड़ते हुए आपकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाई गई है. ठीक है, इसीलिए सेल जो है उसे आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद नेक आइज. बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और उन्हें हम अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते. some small living organism like bacteria are made up of only one cell. कुछ बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिर्फ वन सेल से बने हुए हैं, सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं. while other organism like human beings and animals are made up of billions of cells. कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे हैं जो एक सेल से ही बने हैं, तो वो बहुत छोटे होते हैं. ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टी सेल्यूलर हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स. इन दी बॉडी देयर आर ब्रेन सेल, स्किन सेल्स, लीवर सेल्स, स्टमक सेल्स एट्सेट्रा. तो हमारी बॉडी में देखिए कौन कौन से सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स, स्किन सेल्स, लीवर सेल्स, स्टमक सेल्स एट्सेट्रा. ऑल दीज सेल्स हैव यूनिक फंक्शन एंड फीचर्स. और इन सभी सेल्स का अपना अपना एक वर्क है और इनके अपने अपने फीचर्स हैं. ठीक है, नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी. तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब सेल तो हमने देख लिया है कि हमारी बॉडी का हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है. ठीक है, और सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की. ठीक है, अब देखिए डिस्कवरी कैसे की गई सेल्स की. ठीक है, तो डिस्कवरी कैसे की गई उसके लिए देखिए, इन 1665 रॉबर्ट हुक कॉइन द वर्ड सेल्स. ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स जो वर्ड है वो दिया था. ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड अ थिन सेक्शन ऑफ कॉक अंडर अ माइक्रोस्कोप. देखिए, कॉक मीन जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, उनकी ब्रांचेस का टुकड़ा. ठीक है, उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में कॉर्क को देखा. ठीक है, कॉक के एक सेक्शन को देखा. ही ऑब्जर्व दैट द कॉक सेक्शन वॉज रिसेंबलिंग हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर. जब उन्होंने कॉक को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने उसमें देखा कि उसमें बहुत सारे, जैसे आपने हनी कॉम देखा है, हनी कॉम में क्या होता है, बहुत सारे चैम्बर्स दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत सारे स्मॉल स्क्वायर टाइप्स दिखाई देते हैं. ठीक है, स्मॉल विंडोज टाइप दिखाई देती है ना. आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की, ऐसे एक दूसरे से एडजेसेंट स्मॉल क्या दिखाई देते हैं,
विंडोज टाइप की दिखाई देती है, ठीक है। तो उसी के बारे में बोला गया है कि जो कॉक है उसमें भी हनी कॉम की तरह स्ट्रक्चर थी जिसमें स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे, ठीक है। तो आप देखिए इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल नाम दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, ओके। सो दीज स्मॉल कंपार्टमेंट्स वर नेम्ड एज सेल्स। तो ये जो कॉक में स्मॉल कंपार्टमेंट्स उन्हें नजर आए उन्हें नाम दे दिया गया सेल्स। इन द ईयर 1663 Anthony van Leeuwenhoek discovered single-celled organism which he named एनिमलक्यूल। देखिए 1663 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम एंटोनी वैन है, उन्होंने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को ढूंढा था, ठीक है, और इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को नाम दिया एनिमलक्यूल, ठीक है। दिस वॉज लेटर नॉन एज बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, बाद में इन्हें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ कहा जाने लगा। लेटर इन द ईयर 1839 मैथियस जैकब स्क्लेडन एंड थियोडर स्क्वान डेवलप्ड द सेल थ्योरी। बाद में इन दोनों साइंटिस्ट ने 1839 में सेल थ्योरी डिस्कवर की। इन द ईयर 1855 रुडोल्फ विर्को मॉडिफाइड द सेल थ्योरी विच वॉज पुट फॉरवर्ड बाय स्क्वान एंड जैकब, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट हुक एंड द माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की कैसे खोज की थी वो देखते हैं हम लोग, इन्होंने कैसे इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक डेवलप्ड अ माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग 2 लेंसेज फॉर अचीविंग ग्रेटर मैग्निफिकेशन। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था 2 लेंसेज का यूज करते हुए ताकि वो उसे और भी बड़ा करके देख सके, किसी भी चीज को बड़ा करके देख सके, मैग्नीफाई करके देख सके। सच माइक्रोस्कोप्स वर लेटर नॉन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। इन हुक्स माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट टू बी सीन वॉज प्लेस्ड ऑन द स्टेज बिलो एंड लाइट फ्रॉम एन ऑयल फ्लेम वॉज थ्रोन ऑन इट बाय मीन्स ऑफ कॉन्केव मिरर। हुक के इस माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता था कि जो ऑब्जेक्ट है उसे रखा जाता था स्टेज पर बिलो, स्टेज के नीचे, एंड लाइट जो है ऑयल फ्लेम से लाइट उस पर डाली जाती थी, ठीक है, कॉन्केव मिरर से होते हुए। Hook observed a thin slice of cork under his microscope and explained that it was made of tiny box-like compartment filled up together, ठीक है। हुक ने कॉक को माइक्रोस्कोप में देखा और फिर उन्होंने देखा कि उस कॉक में टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ द रूम्स ऑफ सेल्स ऑफ मोनेस्ट्रीज। और इस स्ट्रक्चर को देखकर उनके माइंड में आया, क्या माइंड में आया कि मोनेस्ट्रीज में भी रूम्स या सेल्स होते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो हैंस ही कॉल देम सेल्स, और बस वहीं से जो ये उन्हें सेल नाम मिल गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स organism divided into 2 parts, unicellular or multicellular. Fine. Now organism divided into 2 types, unicellular organism and multicellular organism on the basis of number of cells, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए नाम से पता चल गया होगा आपको, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स आर, अब देखिए इन ऑर्गेनिज्म को आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। एग्जाम्पल यीस्ट, एमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास एंड यूग्लेना। फाइन। सो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही देखा जा सकता है। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं यीस्ट, एमीबा, पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास, यूग्लेना।
ठीक है। इसके बाद देखिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आप नाम से ही देख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नाउ एग्जाम्पल्स आर, ओके, सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स टू मिलियंस ऑफ सेल्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मिलियंस या हंड्रेड से लेकर मिलियन सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टी सेल्यूलर नाम से हमें पता चल रहा है कि एक सेल से ज़्यादा होते हैं, तो हंड्रेड्स और मिलियन सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, फिश, मैंगो ट्री, फ्रॉग, ये सभी क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नाउ शेप्स ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखेंगे हम शेप ऑफ द सेल्स। अब देखिए यूग्लेना शोज ओवल इलोंगेट शेप वाइल एमीबा शोज इरेगुलर शेप। ठीक है, देखिए अब जो ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के सेल्स में वेरिएशंस होते हैं, यानी कि सेल्स की शेप में वेरिएशंस होते हैं, सभी के अलग अलग सेल की शेप्स होती हैं। जैसे कि यूग्लेना शोज ओवल एलोंगेट शेप वाइल एमीबा शोज इरेगुलर शेप। यहाँ पर देखिए एमीबा की शेप दी हुई है इरेगुलर। ठीक है, यहाँ देखिए कोई फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। ठीक है, और यूग्लेना जो है उसकी ओवल शेप होती है। ठीक है, और देखिए एमीबा कीप्स चेंजिंग इट्स शेप, एमीबा अपनी शेप को चेंज करती रहती है। इट हैज स्मॉल, देखिए एमीबा की रेगुलर शेप है एंड इट हैज स्मॉल प्रोट्रशन ऑन इट्स बॉडी, दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ओके, यहाँ पर देखिए एमीबा की बॉडी पर ये जो बाहर उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, इन प्रोजेक्शंस को कहते हैं आप स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब देखिए आप आगे द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब देखिए इससे पहले फंक्शंस से पहले हम लोग देख लेते हैं यूग्लेना की स्ट्रक्चर क्या है। एमीबा की हम लोग देख चुके हैं, यूग्लेना की भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सभी के स्ट्रक्चर गिवन है। एमीबा की स्ट्रक्चर ये रही इरेगुलर, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर ये रही, यूग्लेना की स्ट्रक्चर ये है, यीस्ट की स्ट्रक्चर ये है। ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर। नाउ द फंक्शंस ऑफ स्यूडोपोडिया। फंक्शंस क्या होते हैं, देखिए इसके जो प्रोजेक्शंस हैं इनके फंक्शंस क्या है, इनका काम क्या है, कैप्चरिंग फूड। जो इसके बॉडी पे जो प्रोजेक्शंस हैं इनका काम होता है फूड को कैप्चर करना, इंजेस्टिंग द फूड इनसाइड द बॉडी, और फूड को कैप्चर करना और साथ में बॉडी के अंदर फूड को लेना, हेल्पिंग इन मूवमेंट, और इसके चलने या इसके जो भी मूवमेंट्स हैं उसमें भी हेल्प करते हैं ये प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया के जो फंक्शंस हैं वो क्या है, इनका काम क्या है, कैप्चरिंग द फूड, दैट मीन्स इसके जो प्रोजेक्शंस हैं जो स्यूडोपोडिया है ये फूड कैप्चर करने का काम करता है, बॉडी के अंदर फूड को इंजेस्ट करने का काम करता है, मोमेंट में हेल्प करता है। ओके, अब देखिए द फॉलोइंग डायग्राम शो द वेरियस शेप्स ऑफ डिफरेंट सेल्स। यहाँ पर डिफरेंट सेल्स के आपको कुछ एग्जाम्पल्स और उनके डायग्राम्स गिवन है। ठीक है, इसके बाद देखिए नाउ द रिलेशन बिटवीन द शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब देखिए बेटा, अभी आपने इसके जस्ट पहले कुछ सेल्स देखे हैं और उनकी शेप्स देखी हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द शेप्स एंड यहाँ पर कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट रिलेशन इज उन शेप्स, जो डिफरेंट टाइप के सेल्स थे उनकी जो शेप्स थी उनमें आपको रिलेशन गिवन है। देखिए ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर सर्क्यूलर एंड biconcave to pass through narrow capillaries and transport oxygen। अब देखिए ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें आप गौर से देखिएगा, उनका डायग्राम वो सर्क्यूलर होती है एंड सर्क्यूलर होती है एंड इट्स बाइकॉन्केव टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। सेकंड, नर्व सेल्स आर लॉन्ग, नर्व सेल्स की आप डायग्राम देखिएगा, लॉन्ग, thus helping to conduct impulses from distant parts of the body to the brain and vice versa।
देखिए नर्व सेल का आप स्ट्रक्चर देखिएगा, नर्व सेल जो है लॉन्ग होती है, और वो लॉन्ग इस वजह से होती है क्योंकि वो हेल्प करती हैं इम्पल्सेस फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। देखिए वो कंडक्ट करती हैं इम्पल्सेस अलग अलग पार्ट से बॉडी के और उसे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ठीक है, नर्व सेल्स क्या काम करती हैं, नर्व सेल्स लॉन्ग होती हैं, इसीलिए बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ से कोई भी मैसेज जो है, इम्पल्सेस को आप एज अ मैसेज भी बोल सकते हैं, तो कोई भी मैसेज बॉडी के अदर पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं और ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाने का काम करती हैं, इसीलिए नर्व सेल्स क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं। थर्ड इज मसल सेल आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टेड टू पुल और साइज द पार्ट। मसल सेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, ठीक है, और पुल और स्क्वीज हो जाती हैं। ठीक है, white blood cells are amoeboid which allow them to squeeze out through capillaries walls। ठीक है, देखिए वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो एमीबा की स्ट्रक्चर के तरह ही होती हैं, दैट मीन्स इरेगुलर होती हैं। ठीक है, और इसी वजह से यही स्ट्रक्चर उन्हें स्क्वीज आउट करने में हेल्प करती है कैपिलरीज वॉल से। ठीक है, गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा आर बीन शेप्ड। गार्ड सेल्स की स्ट्रक्चर देखिएगा, ये बीन शेप्ड की होती है, हेल्पिंग टू ओपन एंड क्लोज द पोर्स। गार्ड सेल्स आपने देखा है कि गार्ड सेल्स जो हैं प्लांट्स में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो पोर्स हैं उन्हें ओपन और क्लोज करने का काम करती हैं। ठीक है, ओपन रहते हैं जब पोर्स तो वो सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और जैसे ही सनलाइट सफिशिएंट हो जाती है फूड बनाने के लिए तो फिर सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं पोर्स को। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर देखते हैं सेल की। अब देखिए ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ और कंपोनेंट्स। सभी टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स में 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं सेल्स के, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए हमने 3 पार्ट्स देखे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो किसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा और ब्रीफली देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन आउटर कवरिंग ऑफन रिफर्ड टू एज द स्किन ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है किसी सेल की आउटर कवरिंग होती है, इसे आप जैसे हमारी बॉडी पर स्किन होती है वैसे मान सकते हैं कि सेल पर सेल की स्किन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इट इज पोरस इन नेचर। नाउ फंक्शंस आर अलाउज मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। देखिए सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, पहला वर्क ये है, इट अलाउज मोमेंट ऑफ सब्सटेंसेज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। दैट मीन्स सेल के अंदर सब्सटेंस को आने देती है और सेल से बाहर सब्सटेंसेस को जाने देती है। ठीक है, अब दूसरा वर्क देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज रेगुलेट्स द मोमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन एंड वेस्टेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब देखिए वाटर, न्यूट्रिशन, वेस्टेज, इन सभी को सेल से बाहर निकालने का काम करती है और अंदर लाने का भी काम करती है। ठीक है, थर्ड वर्क सर्व्स एज अ बाउंड्री दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। अब देखिए ये एक आउटर कवरिंग का भी काम करती है जो कि सेल को सेपरेट रखता है बाहर के एनवायरनमेंट से। जैसे कि स्किन हमें बाहर स्किन जो है हमारे मसल्स को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है, वैसे ही ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट रखती है। गिव शेप टू द सेल, सेल को शेप देने का काम करती है। प्रोटेक्ट द सेल, सेल का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल वॉल के बारे में देखते हैं। सेल वॉल, व्हाट इज सेल वॉल? इन प्लांट्स cells an additional layer surrounds the cell membrane.
ठीक है। अब देखिए, इन प्लांट सेल्स एन एडिशनल लेयर सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा बेटा। आपने अभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया, वो तो सभी में होता है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो इन प्लांट सेल्स एन एडिशनल लेयर सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, प्लांट में सेल्स के ऊपर, नॉर्मली तो सेल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो सभी में होती है, लेकिन प्लांट्स में एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी, ठीक है। सो दिस कवर इज कॉल्ड द सेल वॉल। इस कवर को आप सेल वॉल कहते हैं। अ सेल वॉल इज मेड ऑफ अ रिजिड, यानी कि ये बहुत ही रिजिड होता है, कठोर होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज। दैट मीन्स जो सेल वॉल होती है वो एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से बनी है जो बहुत रिजिड है, और उसे आप सेल्यूलोज कहते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज से। तो ध्यान रखिएगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स, ठीक है। दिस इज एन एडिशनल लेयर ऑन दी सेल मेम्ब्रेन, ओके। और सेल वॉल किससे बनी है? सेल्यूलोज से। नाउ फंक्शंस: प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल, gives proper shape to the cell and gives support to the cell, ठीक है। सो दीज आर दी फंक्शंस। नाउ साइटोप्लाज्म, आपने सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म नाम देखा था। तो साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल वेयर मोस्ट ऑफ द सेल एक्टिविटीज टेक प्लेस। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर होता है, ये हमने अभी देखा था। तो साइटोप्लाज्म, काइटोज, हॉलो, प्लाज्मा, लिक्विड। तो साइटोप्लाज्म जो नाम है वो क्यों रखा गया? देखिए, काइटोज का मीनिंग होता है होलो, प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड। दैट मीन्स एक ऐसा लिक्विड जो कि किसी के अंदर है, ठीक है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑक्यूपाइज द स्पेस, साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का पूरा स्पेस कवर करता है। जैसे कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ का ये जो पूरा पार्ट है इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखिए साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑल दी मेजर केमिकल रिएक्शंस एंड लाइफ फंक्शंस ऑफ द सेल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सभी केमिकल रिएक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। द प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइनली कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म जो ऊपर की आउटर कवरिंग है और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। फाइन। अब इसके बाद आगे देखिए, नाउ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अभी आपने देखा कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फिल्ड होता है। अब देखिए, साइटोप्लाज्म में कुछ स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि जो सेल्स में डे टू डे वर्क हो रहा है उसको करवाती हैं, ठीक है। सेल्स जो भी काम करती हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सेल के काम में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ऑर्गेनल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म दैट कैरी आउट द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द सेल, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है, उसके अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जिन्हें आप ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें आप ऑर्गेनल्स कहते हैं, और ये ऑर्गेनल्स जो हैं, सेल्स जितना भी काम करती हैं डे टू डे, उन सभी वर्क्स में ये ऑर्गेनल्स जो हैं हेल्प करते हैं सेल को, ठीक है। अब ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? देखिए, ऑर्गेनल्स आप किन किन चीज़ों को कहते हैं? फर्स्ट, माइट्रोकॉन्ड्रिया। सेकेंड, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। हम ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूलस, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, ठीक है। दीज आर दी 7 ऑर्गेनल्स, ओके। इसके बाद हम माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी करते हैं। फाइन। नाउ लिसन बेटा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है, ये देखिए,
This is the structure of mitochondria. Minute. So this is the structure of mitochondria. Okay. इसके बाद देखिए structure of endoplasmic reticulum. This is the structure of endoplasmic reticulum. Okay. इसके बाद देखिए this is the structure of Golgi bodies. ठीक है. Golgi bodies, 3 structures आप देख चुके हैं. Mitochondria's structure and structure of endoplasmic reticulum and the third is Golgi bodies. Now the fourth one is, so these are the shapes of organelles. Mitochondria, endoplasmic reticulum और Golgi body की आप shapes देख चुके हैं. ठीक है. अब देखिए हम ब्रीफली स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स, वैक्यूलस, राइबोसोम्स और प्लास्टिड्स की. ठीक है. तो वी विल start these topics in our next video, and that's all for today. Thank you and have a nice day.